गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसे कि कॉस्टिंग के हमने वीडियोस बनाए हैं थियोरी पे एंड प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका मॉड्यूल 3 है ना, ये लगभग 25 मार्क्स का है। इसमें दो चैप्टर है आपके, एक तो फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर एंड एक है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो 30 मार्क्स का कॉस्टिंग हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 25 मार्क्स के हम ये दो चैप्टर कवर करने वाले हैं। सो 55 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक और है हमारे पास, मॉड्यूल नंबर 2, जिसके अंदर हम कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तीन मेजर चैप्टर हम देखेंगे। ठीक है। वो लगभग हमारा 15 मार्क्स का है। सो राउंड ऑफ 70 मार्क्स जितना हमारा कवर हो जाता है। और जो आपका मॉड्यूल 1 है, उसमें 10 चैप्टर है, 10 या 11 लगभग चैप्टर्स है उसके अंदर। और वो सारे चैप्टर मिला के 30 मार्क्स का वेटेज है। सो अगर आप मॉड्यूल 2, 3 एंड 4 पे फोकस करते हो, तो आपका मैक्सिमम 70 मार्क्स वहां पे कवर हो जाता है। ठीक है। एंड देन आफ्टर आपको मॉड्यूल ए पे आपको फोकस। आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जिसके अंदर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों टॉपिक कवर्ड है। ठीक है। उसके बाद अपने फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोपरेटर पे मैं आपको एमसीक्यू का वीडियो कंप्लीट बना के दूंगा, जिसमें ऑल वेराइटीज कवर होगी। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और एक और चीज ध्यान रखना, ये आपके इंटर ग्रुप 1 में दोबारा आएगा। आपका फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉपरेटर भी दोबारा आएगा, डेप्रीशिएशन भी दोबारा आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आएगा, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये सब चैप्टर लगभग मैं आपको बताऊं ना, आपका मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, ये तीनों वापस रिपीट होने वाले हैं आपके इंटर ग्रुप 1 में। ठीक है। तो अभी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको ग्रुप 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक्स यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे फाउंडेशन में। इंटर में आपको सिर्फ लिटिल बिट जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होते हैं, डेप्थ वाले क्वेश्चन होते हैं, उसी पे फोकस करना रहेगा। ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, एनपीओ के वैसे भी बाकी थे, आप लोगों ने एक बार कर दिए होंगे। ठीक है। चलो, थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों मिक्स ही लेते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन इन द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट? ओनली आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर, के सिर्फ रेवेन्यू नेचर, के रेवेन्यू नेचर ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, और कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट? द आंसर इज डी, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर हम असेट एंड लाइबिलिटी भी दिखाते हैं, जो कि कैपिटल नेचर होता है, इनकम एंड एक्सपेंस भी दिखाते हैं, जो कि रेवेन्यू नेचर होता है। और वो कौन से ईयर से बिलोंग करता है उससे मतलब नहीं है, रिसीव्ड होना चाहिए और पेड होना चाहिए। ठीक है। सो द आंसर इज डी। ठीक है। मैं मोस्टली ये धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन भी देता जा रहा हूँ इसके अंदर बीच में, सो ताकि आप रिवाइज करो, तब आपको इजीली पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत ना हो। उस पर्टिकुलर आंसर के नीचे आंसर का जो एक्सप्लेनेशन होगा वहां पे दिया हुआ होगा। चलो, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड। स्पेशल फंड कौन सा होता है? जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया गया हुआ होता है। और जब कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए फंड आपको दिया है, तो आपको हमेशा याद रखना है उसके ऊपर जो इनकम होगी, वो उसी फंड में आपको क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। और कोई खर्चा हो तो उसी फंड में से माइनस कर देना है। तो लिखा है इनकम अगर हुई तो क्या होगा, कहाँ क्रेडिट करेंगे हम उसको? स्पेशल फंड में, बैलेंस शीट के अंदर। क्रेडिट करने का मतलब उसमें ऐड कर देना। चलो, देर आर 100 मेंबर, each paying annual subscription of 500. Receipt and payment account shows arrear of subscription. Arrear मतलब outstanding. Advance is nothing but prepaid, जो बेसिकली यहाँ पे प्री रिसीव्ड होता है। Advance 6,000 and current 44,500. How much amount to be credited in income and expenditure? ये मैंने आपको बताया था कि आपको नॉर्मली तो एक फॉर्मेट हमेशा याद रखना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये कौन सा वाला रिसीव्ड होता है? टोटल वाला। अगर 3-4 साल का रिसीव दिया तो सबका टोटल करके यहां लिखने का, प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, माइनस आउटस्टैंडिंग, माइनस प्री रिसीव्ड करंट ईयर, प्लस प्री रिसीव्ड। और ये जो प्लस माइनस करने के बाद अमाउंट आती है, ये अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। सो एग्जाम में आपको रिसीव्ड पूछा जा सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पूछा जा सकता है, या इसमें से भी कोई मिसिंग हो वो पूछा जा सकता है। और जब आपको मेंबर्स की डिटेल दी हो ना, तो इट्स वेरी सिंपल, कितने मेंबर थे और हर एक मेंबर को हर साल कितना भरना है,
तो इस साल में इनकम कितनी होनी चाहिए? 50,000। फिर आपको कितना ही मिला उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर 50,000। आप अगर वो फॉर्मेट से भी करोगे तो भी आपका आंसर 50,000 ही आएगा। कौन सा? ये रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाला है। ये इनकम एक्सपेंडिचर में रिसीव्ड भी नहीं है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इतना दिखाएंगे। पी एंड एल अकाउंट में हम कौन सी चीजें दिखाते हैं बेसिकली? जो सिर्फ करंट ईयर से बिलोंग करता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी सिर्फ करंट ईयर होना चाहिए, इसलिए तो हम आउटस्टैंडिंग होता है तो प्लस करते हैं, प्रीपेड होता है तो माइनस करते हैं, क्योंकि पिछले साल का हो या नेक्स्ट ईयर का हो तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली पता ही है हमको 100 मेंबर है और हर एक को हर साल कितने भरने हैं? 500, तो टोटल हो गया हमारा 50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो कोई भी इनकम होती है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो वो आपकी क्या होती है? असेट। और इनकम अगर आपकी प्री रिसीव्ड हो तो वो आपकी क्या होती है? सेम मैनर में एक्सपेंस में याद रखना होता है, आउटस्टैंडिंग हो तो लाइबिलिटी, प्रीपेड हो तो असेट। अब सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है, और इनकम इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड। कहां दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एज रिगार्ड्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेगेसी शुड बी। लेगेसी का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा एनपीओ में? तो लेगेसी होता क्या है? इट्स वन काइंड ऑफ विल जैसा होता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है गिफ्ट की तरह। देखो नीचे लिखा भी है मैंने, लेगेसी विच इज अ गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ विल। कोई अपनी वसीयत में उनको कुछ देके जाता है। इसको कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है बिकॉज ये नॉन रिकरिंग है, बार बार आपको कोई देने वाला नहीं है ये, और ये नॉर्मल बिजनेस कोर्स में होने वाली चीज नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? कैपिटल। तो हम उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस शुड बी क्रेडिटेड टू स्पेशल फंड। ठीक है, उसको कैपिटल फंड में हम ऐड नहीं करते। अच्छा, अपनी बुक में भी कुछ एरर्स हो तो फिर इसके आंसर के बेस पे आप उसको रेक्टिफाई कर लेना। चलो फिर क्या लिखा है 7 में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सब्सक्रिप्शन 2,50,000। ये कौन सा अकाउंट बता रहा है? मतलब हमारी टेबल में जो आंसर आता था वो एक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, और एंड ऑफ द ईयर दैट मींस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अपियरिंग इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी। तो हमारी वही टेबल के अंदर देखो, इसके अंदर प्रीपेड वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? रिसीव्ड लिखते हैं प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट दी हुई है? 2,50,000। करंट ईयर का कितना है? 37,500। प्रीवियस ईयर का कितना है? 25,000। रिवर्स जा रहे हैं तो साइन चेंज कर दो, आपको रिसीव्ड मिल जाएगा 2,37,000। ठीक है, सो आंसर इज ए। एनी रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर विच अ सेपरेट फंड इज अवेलेबल। कोई भी खर्चा जिसके लिए अलग से फंड अवेलेबल है वो हम उस खर्चे में से माइनस करते। माइनस करने का मतलब डेबिटेड टू सेपरेट फंड। चलो फिर लिखा है 250 मेंबर्स है, एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 है, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है 97,500। रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग। पूछा क्या है? व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द 16-17। बोलो, प्रीपेड आपको ढूंढना है करंट ईयर का। हम्म, 20,000। कैसे लाए भाई? 250 इंटू 500 और 97,500 और 47,500 को प्लस कर दे, दोनों का जो गैप आया उसको दो। શું છે આ બધું? શું तुक्का मारिया थे? सर वही आएगा। अपने अपना वाला टेबल बना के करते हैं, फिर मुझे अमाउंट है बताना तुम लोग। चलो अब मुझे क्या क्या दिया हुआ है बताओ। रिसीव्ड दिया है, बोलो कितना लिखूं रिसीव्ड में? ध्यान से बोलना, तुक्का ना मारता। आउटस्टैंडिंग में तो तुम बोल रहे हो वो लिख ही लेता हूं मैं। अरे करंट ईयर का है ना।
चलो ये तो मैंने लिख लिया। किसमें? रिसिप्ट में कितना लिखूं? कैसे लाए? कितना हुआ? ये तो करंट ईयर का हुआ ना, ये कहाँ लिखा हुआ है रिसीव्ड हुआ है? 250 मेंबर है जिनको सब्सक्रिप्शन हर साल 500 रुपया भरना है। ये टोटल होगा 1,25,000। बोलो। किसमें लिखूं? पक्का 97,500? ठीक है, आप बोलते हो तो लिख रहा हूं मैं। फिर आपने उल्टा पुल्टा किया, रिवर्स गए और डिफरेंस निकाला। निकालो डिफरेंस कितना आ रहा है। पक्का 20,000? अब इसके अंदर ध्यान रखना, ये जो रिसीव्ड होता है ये मैंने पहले ही बोला हुआ है, ये कौन सा होना चाहिए तुमको? टोटल होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा होता है? ड्यूरिंग द ईयर 16-17 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 97,500। आपको टोटल सब्सक्रिप्शन 97,500 की मिली। अगर अगर इसकी जगह पे मैं ऐसा बोलता कि करंट ईयर में रिसीव्ड इतना है, तो वो टोटल नहीं होगा, वो सिर्फ करंट ईयर का रिसीव्ड होगा। अब याद करो, ऐसे सवाल हमने किए थे जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन थी 2012, 2013, 2014, और ये मेरा करंट ईयर होता है, यहाँ एक अमाउंट होती थी, फिर यहाँ पे भी एक अमाउंट होती थी, यहाँ पे भी एक अमाउंट होती थी, और टोटल बाहर लिखा होता था। ये मेरी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होती है। बट अगर इसकी जगह आपको ये दिया हुआ होगा ना, तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि ये तो सिर्फ कौन से ईयर की हुई? 2013 की, मतलब करंट ईयर की हुई। और जब हम फॉर्मेट में लिखते वो कौन सी होनी चाहिए? टोटल होनी चाहिए। सो सेंटेंस ध्यान से पढ़ना। ऐसे एक दो सवाल मैंने डाले हैं जिसके अंदर मैंने सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट दी हुई है। ठीक है, चलो यहाँ पे तो 20,000 राइट है। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर? कौन सी चीजें दिखाते हैं हम कैपिटल के? रेवेन्यू? बोलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी चीजें दिखाते हैं? वो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जो होती है वही। ठीक है, ऊपर देखो बी में भी सिमिलर आंसर है। ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड नहीं होती है हमारे वहां पे। रिसीव्ड तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग हो कि कुछ भी हो, कोई भी इनकम हो, एक्सपेंस हो, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, जो बार बार होता है, भले ही वो आउटस्टैंडिंग हो। लाइफ मेंबरशिप फीस, बोलो ये बार बार मिलता है कि वन टाइम? सो ये जो वन टाइम मिलता है, तो ये हम इसको क्या मानते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सॉरी, कैपिटल रिसिप्ट। क्या एक्सपेंडिचर, कुछ भी बोलते हो यार। रिसिप्ट एटले पैसे मिले। ठीक है, ये लाइबिलिटी होती है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमेशा आपकी असेट होती है। एंडोमेंट फंड, पता है क्या होता है? दिस इज द फंड जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको दिया जाता है, विथ स्टिपुलेशन दैट प्रिंसिपल अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड। मैं जब आपको ये फंड देता हूं तो मैं आपको एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता हूं कि इसका पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, और उससे जो इनकम तुम अर्न करोगे ना, वही तुम यूज कर सकते हो। जैसे मैंने 5 करोड़ दी है, बोला 5 करोड़ इन्वेस्ट कर दो। इस 5 करोड़ पे अगर तुम 5 लाख का ब्याज कमाते हो, तो ये 5 लाख रुपए का ब्याज आप वापर सकते हो। 5 करोड़ रुपए को यूज नहीं कर सकते। तो ये फंड जो है वन काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म वाली लाइबिलिटी होगी आपकी। जैसे डिबेंचर नहीं होते, मैं पैसा लेता हूं उनसे तो 5 साल 10 साल 10 साल तक उनको देता नहीं हूं वापस, जो टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ होगा। ठीक है, इन द सेम मैनर यही एंडोमेंट फंड होता है, जिसके अंदर पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और उसके ऊपर होने वाली इनकम को ही हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोमेंट फंड रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिलता है, बार बार नहीं मिलता। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करते हैं ये? ट्रेडिंग पी एंड एल नहीं करते? करते? सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ व्हाट? किस तरीके का अकाउंट होता है? कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब, इनकम एडवांस में मिली, तो वो हमारी क्या हो जाती है? लाइबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग होता तो असेट। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस, कैपिटल। स्पेसिफिक फंड जैसा हो जाता है ये। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से नेचर का होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट।
और कैश अकाउंट असेट होता है, असेट रिलेटेड चीजें जो होती है वो रियल अकाउंट में होती है। अगर यही सवाल मैं पूछूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वो नॉमिनल नेचर का होगा। और मैं आपको पूछूं बैलेंस शीट, पर उसमें कौन से नेचर का भाई है, तो वो भी ट्रेडिंग पीएनएल भी स्टेटमेंट ही है ना। रियल एंड पर्सनल दोनों होते हैं उसके अंदर। आप देखो असेट्स होती है सारी, ठीक है, गुड्स भी होते हैं, स्टॉक वगैरह उसके अंदर। एंड पर्सनल क्यों, आपने बैंक से लोन लिया, किसी पर्सन से लोन लिया, आपकी कैपिटल वगैरह हो गई, वो सब पर्सनल मानी जाती है। तो बैलेंस शीट हो तो याद रखना रियल एंड पर्सनल दोनों चीजें होती है उसके अंदर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, ये रिपीट हुआ देखो अभी वापस, हमारी क्या है, लाइबिलिटी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दिखाता है हम जब उसको कैलकुलेट करते हैं, तो सरप्लस और डेफिसिट। What kind of concern has not the aim of profit, कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नॉन ट्रेडिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके सिमिलर होता है, हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अंदर पहले वाले ऑप्शन में कौन सा सेट होता है, पी एंड एल बैलेंस शीट, पी एंड एल के कैश। और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द आंसर इज डी, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश जैसा होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पी एंड एल जैसा होता है। चलो, वेयर द कैपिटल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर डिस्क्लोज्ड, कैपिटल टाइप ऑफ एक्सपेंस मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोलो कहां दिखाते हैं, बोलो भाई, शू टाइम पास करो चलो। कैपिटल वर्ड जब भी आए ना, मतलब वो बैलेंस शीट हुआ, और पैसा मिला तो कैपिटल रिसीव, पैसा गया तो कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस असेट होती है और कैपिटल रिसिप्ट हमेशा हमारी लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा है तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और कैपिटल रिसिप्ट पूछा होता तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। A significant expense of painting work is which kind of expense? एक खर्चा हुआ है बिल्डिंग को पेंट वेंट करने का। देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि एक ऐसा होता है ट्रीटमेंट, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके होता है, कि कोई खर्चा जो आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट का ऐसा खर्चा किया जो 10 साल के लिए आपको बेनिफिट देने वाला है, तो मैं उसको डेफर्ड रेवेन्यू कहता हूं। अब मैं मेरे पास कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे अगर मैं पेंटिंग करवाता हूं, तो ये चेक करना है तो क्या पेंटिंग करने से बिल्डिंग की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाएगी। वो तो वन काइंड ऑफ डेकोरेटिव पर्पस हुआ ना, अंदर की ईंटें थोड़ी बदली है आपने, सीमेंट थोड़ी बदला है जो बिल्डिंग की लाइफ बदल जाएगी। तो जब किसी असेट पे खर्चा करने से उसकी लाइफ, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होती है, तो वो रेवेन्यू का खर्चा है। और अगर उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो तो वो कैपिटल खर्चा है, मतलब वो असेट में जाता है। सो इन नॉर्मल सिनारियो नथिंग इज गिवन, मैं पेंटिंग वर्क को हमेशा क्या मानूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंस मानूंगा। वेयर टू रिकॉर्ड कैपिटलाइज्ड इनकम, कैपिटलाइज इनकम को हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटलाइज इनकम मतलब जो कोई कैपिटल फंड के ऊपर होती है, जैसे कि स्पेसिफिक फंड जो हो गया वो आपका क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, वो फंड को आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर जो इनकम हुई उसको कहते हैं कैपिटलाइज इनकम। तो कैपिटलाइज इनकम हमेशा किस में जाएगी, कैपिटल फंड में जाएगी। और रेवेन्यू इनकम बोला होता तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल वर्ड से ही समझ जाने का बैलेंस शीट से रिलेट करेगा ये, और रेवेन्यू वर्ड आए तो समझ जाने का ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बिलोंग करता है। व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दो बैलेंस होते हैं हमेशा, ट्रायल बैलेंस याद हो तो एक डेबिट क्रेडिट। और आपको याद दिला दूं, डेबिट बैलेंस में हमेशा आता है हमारी असेट एंड एक्सपेंस, क्रेडिट बैलेंस हमेशा किसके होते हैं, लाइबिलिटी एंड इनकम के होते हैं, ठीक है। अब पी एंड एल अकाउंट याद करो, प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट में, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो हम कहाँ लिखते हैं, कैपिटल में जाके प्लस करते हैं ना, डेबिट के नेट प्रॉफिट निकल के अल्टीमेटली जाता कहाँ है, कैपिटल में जाके प्लस हो जाता है। कैपिटल में जाके प्लस हुआ मतलब वो कौन सी साइड थी, लाइबिलिटी साइड, मतलब क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हमेशा प्रॉफिट होता है और डेबिट साइड हमेशा लॉस होता है। आप समझो, आप ये मत सोचना कि सर आता तो डिफरेंस डेबिट में, अरे डिफरेंस से मतलब नहीं है, ये डिफरेंस डेबिट में आया, इसका नेचर क्या है वो देखना होता है हमको।
जैसे सिंपली समझो, ये सीडी है, तो अल्टीमेटली ये बीडी तो यहां जाके बनेगा ना। तो ट्रायल बैलेंस में हम बीडी की बात कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली साइडें चेंज हो जाती है जब हम लेजर से उसकी पोस्टिंग करते हैं। तो आप असेट साइड जितनी भी चीजें लिखते हो वो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और लाइबिलिटी साइड जितनी भी चीजें लिखते हैं वो हम। अब यहां पे अगर नेट लॉस आया तो ये क्रेडिट साइड डिफरेंस आया, ये जाएगा कहां पे ये सोचो। कैपिटल में से माइनस करते हैं, माइनस करने का मतलब हमने उसको क्या किया, डेबिट किया। सो ऑलवेज याद रखना, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट ने डेबिट मतलब लॉस। अब यहां पे पूछा क्या है, प्रॉफिट हुआ, ये तो समझ में आ गया कि सर ये तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट किसको कहेंगे इसमें से हम? इनकम ज्यादा हो खर्चों से उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, और यहां पे हम उसको सरप्लस कहते हैं। इन विच अकाउंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड विल बी रिकॉर्डेड? ये भी आया था, परमानेंट फंड का एक भाई आया था ऊपर, एंडोमेंट फंड करके। उसके ऊपर उसको इन्वेस्ट किया आपने और उसके ऊपर आपने ब्याज कमाया, तो ब्याज वापस कहां जाके ऐड हो जाएगा? परमानेंट फंड में जाके ऐड हो जाएगा। वेयर विल द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्डेड? इसमें बेसिकली दो आंसर हो सकते हैं। अगर हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फंड बनाया है तो फिर क्या करेंगे हम, उसको उस फंड में से माइनस करेंगे। और अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है तो हम उसको एक्सपेंस में लिखेंगे। भाई दो ही तरीके है ना, अगर कोई फंड हो तो खर्चा उसमें से माइनस होता है, और फंड ना हो तो हम उसको एक्सपेंस में लिखेंगे। अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो नॉर्मल जनरल रूल ये कहता है कि आप उसको उसके फंड में से माइनस करो। ऐसा मान लिया जाता है कि उसके रिलेटेड कोई फंड अवेलेबल होगा, जनरल रूल बोल रहा हूं। अगर यहाँ पे मेंशन करते हैं कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इज रिकॉर्डेड एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड इज नॉट अवेलेबल, तो मेरा आंसर क्या होता? डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फंड अवेलेबल है तो फंड में प्लस माइनस करना है सारी चीजें, फंड अवेलेबल ना हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। चलो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब क्या होता है? कैश अकाउंट का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है? डेबिट, क्योंकि वो असेट है। लेकिन अगर कैश एंड बैंक अकाउंट नेगेटिव चल रहा होता है तो वो लाइबिलिटी हो जाती है, और लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब वो क्या बन गया? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि वो नेगेटिव चल रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्डेड। बोलो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहाँ लिखते हैं? ये नॉन कैश हुआ। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में कभी डेप्री नहीं आता, इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। बैलेंस शीट में हम असेट में से माइनस करते हैं। ठीक है, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता बिकॉज इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। चलो, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंस? एन एक्सपेंस इंकर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस असेट, अभी बताया मैंने, कैपिटल। और अगर एफिशिएंसी ना बढ़े तो वो क्या बन जाएगा? रेवेन्यू। द इनकम विच इज रिसीव्ड रेगुलरली and which arises from the routine activity of an institution is known as revenue। क्योंकि वर्ड क्या दिया, रेगुलरली मिल रहा है और रूटीन एक्टिविटी है। रेगुलरली ना मिले, रूटीन एक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्सपेंस इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू मतलब लॉन्ग टर्म में वो खर्चा बेनिफिट देगा। खर्चा एक ही बार करोगे, फायदा 5 10 15 साल तक मिलेगा। ओल्ड न्यूज़पेपर एक ही बार बेचते हो, हर 2 3 महीने में भंगार भेगा होगा, बेचते रहेंगे, तो ये तो रेवेन्यू हुआ, ये रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ। कलर वर्क एक्सपेंस ऑफ न्यू बिल्डिंग, अभी हमने देखा था पेंटिंग वाला, ये भी रेवेन्यू नेचर हुआ। एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल गैदरिंग फंक्शन, ये भी हर साल आप एनुअल फंक्शन वगैरह रखते हो, उसका खर्चा, ये भी रेवेन्यू हुआ। इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, हर साल इश्यू करते हो? नहीं, एक बार इश्यू करते हैं हम, तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है, जैसे डिबेंचर के ऊपर डिबेंचर डिस्काउंट हो गया, कि भाई 1 लाख रुपए के डिबेंचर में इश्यू करता हूँ 10% डिस्काउंट पे, तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट मेरा खर्चा हुआ। लेकिन ये डिबेंचर कितने साल के लिए इश्यू किए, तो एग्जाम्पल के तौर पे 10 साल के लिए, तो ये खर्चा कितने साल में स्प्रेड हो जाएगा? 10 साल में। एक साल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप उसको, P&L में डेबिट या ट्रेडिंग या इनकम एक्सपेंडिचर में एक साल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको, कितने साल से डिवाइड कर दूंगा मैं? 10, मतलब हर साल में कितना खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म वाले खर्चे होते हैं। तो आंसर इज डी,
issue of shares and debenture. From the following, which is not a capital income? जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलती, ऐसा पूछा, नॉट अ कैपिटल इनकम. तो इन शॉर्ट दे आर आस्किंग अबाउट रेवेन्यू इनकम. डोनेशन दोनों होते हैं. हाँ, तो ऐसे तो चैरिटी में भी नहीं है. ऐसे तो दो, ये तो फिर कंफ्यूजन वाला हो जाता है. लेगेसी लेगेसी तो बाय डिफॉल्ट एक ही बार मिलती है, वो तो कैपिटल ही है. ये तो कंफर्म है. डोनेशन नथिंग इज गिवन, वी कैन से दैट कि इट इज लॉन्ग टर्म. नॉर्मल सिनेरियो में डोनेशन को लॉन्ग टर्म माना जा सकता है. अब बचे दो, बी और सी. नहीं, और एटले देखो, गवर्नमेंट ग्रांट में भी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो कैपिटल हो सकता है. बट नॉर्मल सिनेरियो में अगर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की अगर आप बात कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ग्रांट को रेवेन्यू माना जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने कोविड में लोगों की हेल्प करने के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया. गवर्नमेंट ने बोला आप कीजिए, 50% पैसा हम देंगे. तो वो रेवेन्यू नेचर हुआ, क्योंकि आप चैरिटी पर, जो आपका जो पर्पज है वो लोगों की मदद करना है, आपका ऐसा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, और गवर्नमेंट आपको उसमें हेल्प करता है. जैसे आपने मेडिसिन सप्लाई की कोविड टाइम पे, गवर्नमेंट ने बोला 70% पेमेंट हम करेंगे, हम आपको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है उस चीज का. सो इन नॉर्मल सिनारियो, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की हम बात करें तो हम इसको रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू इनकम के तौर पे कंसीडर करेंगे. चैरिटी में भी ऐसा हो सकता है, बट इन जनरल रूल अगर आप देखो ना, जनरल रूल समझने का, जब भी कंफ्यूजन हो तो ये मेरी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये थोड़ा ऑड है. गवर्नमेंट ग्रांट देखो कैपिटल कब होती है, अगर मैं कोई फैक्ट्री लेके बैठा हूँ और मैं मशीनें खरीदता हूँ, और गवर्नमेंट बोलती है कि आप मशीनें खरीदिए, हम आपको पैसा देंगे, तो मशीनें रोज रोज खरीदूंगा, वो पैसा तो एक ही बार मिलेगा. जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ने मशीन पे सब्सिडी दी, तो वो क्या कहलाएगा, असेट कहलाएगा. मतलब कैपिटल रिसिप्ट हुई वो मेरी, मैंने कैपिटल एक्सपेंस किया असेट खरीदते वक्त, तो उसमें गवर्नमेंट ने मुझे बेनिफिट दिया. जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे कोई फैक्ट्री ओपन करनी है, पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया बैकवर्ड एरिया में आप ओपन कीजिए, 60% पेमेंट हम करेंगे. तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, बैकवर्ड एरिया को आगे लाना. उसके लिए गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी सब्सिडी के तौर पे. तो वो लॉन्ग टर्म पर्पज हुआ, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए दे रही है गवर्नमेंट आपको, तो फिर वो क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी. लेकिन नॉर्मली आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, एम्प्लॉय की सैलरी में हेल्प कर दी, मेडिसिन देने में कर दी, तो फिर हम उसको क्या मानते हैं, रेवेन्यू मानते हैं. सो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर नॉर्मल सिनारियो में गवर्नमेंट ग्रांट हमेशा रेवेन्यू इनकम होगी, कैपिटल इनकम नहीं होगी. हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न? बोलो. 3 तो मेरी बुक में दिया होगा शायद. मेरी बुक में 2 है कि 3 है? 3 लिखा होगा. देर आर 2 मेथड्स. देखो इसके अंदर है ना, हल्का फुल्का चेंज हो जाता है. अगर मैं पूछूं हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, तो 3. रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. मेथड्स हमेशा कोई भी हो, नॉन ट्रेडिंग हो के प्रोपराइटर हो, 2 ही सिस्टम है, अक्रूवल और कैश. अक्रूवल मतलब हम आउटस्टैंडिंग की इफेक्ट देंगे, कैश मतलब रोकड़ा आएगा और जाएगा, उसी की इफेक्ट देंगे. सो वहां पे आंसर चेंज कर देना, बुक में 2 कर देना. पर ये साथ में याद भी रखना, वहां पे एरो करके ये भी लिख लेना कि अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट वर्ड दिया होगा तो मेरा आंसर 3 हो जाएगा. ठीक है, ये हल्का फुल्का चेंज इंस्टीट्यूट कर देती है कई बार एग्जाम में. चलो 35. बाय विच नेम द कैपिटल ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज नोन? जो भी पैसा आता है दैट इज नोन एज परमानेंट फंड. विच इज द मेन इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न? मेंबर का सब्सक्रिप्शन. फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज रेवेन्यू एक्सपेंस? रेवेन्यू मतलब जो बार बार होता है. परचेज ऑफ बिलियर्ड टेबल, वो तो लॉन्ग टर्म हुआ. फिर लिखा है ब्रिंग ओल्ड असेट इन ऑपरेशन, मतलब उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी, तो वो भी कैपिटल हुआ. मशीन को इंस्टॉल करना, मशीन खरीदते वक्त कोई भी खर्चा होता है तो वो भी कैपिटल होता है, वो असेट में ऐड होता है. सिंपली रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ मशीन. ठीक है. अच्छा, रिपेयरिंग में अगर ऐसा लिखा होता कि इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी, तो फिर वो कैपिटल हो जाएगा. कुछ नहीं दिया तो नॉर्मली वो रेवेन्यू है. विच टाइप ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल? आया था अभी आगे.
एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, खर्चा ज्यादा है इनकम से, डेफिसिट। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कैपिटल रिसिप्ट। Which account is prepared instead of P&L account in non-trading concern? Which type of income and expenditure account is nominal account? Excess of income over expenditure, surplus, profit नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट में यूज होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस एंड डेफिसिट। चलो, ओनली विच इनकम एंड एक्सपेंसेस आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रेवेन्यू नेचर के। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनटीसी? ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना। व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलर टू? नहीं जी। व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू? 48। व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट मतलब प्रॉफिट एंड डेबिट मतलब लॉस। तो प्रॉफिट है तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। वेयर आर कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर शोन? कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंस हमेशा बैलेंस शीट में। विच ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? जितने भी नॉन कैश होते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कभी भी नहीं आते। ठीक है, टोटल कितने एमसीक्यू अपने बुक में? 247 होंगे शायद, जो भी हो 240 के अराउंड है। सर का लेक्चर अभी जल्दी खत्म हो जाएगा, उनका टॉपिक खत्म होता है, देन वी विल कंटिन्यू विद द एनपीओ। उसको खत्म कर देंगे फिर जितना होगा आज। मुझे नहीं लग रहा आज सारे एमसीक्यू खत्म हो पाएंगे क्योंकि आगे प्रैक्टिकल ज्यादा है अपने इसको। चलिए, एमसीक्यू नंबर 51। इन विच ईयर इनकम रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? कौन से साल की इनकम रिसीव्ड हम रिकॉर्ड करते हैं? कोई भी साल की। ठीक है, ध्यान रखना क्या पूछा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का पूछा है। अगर लिखा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो सिर्फ करंट ईयर। वेयर आर नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। व्हाट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? हमारी लायबिलिटी में। विच एक्सपेंडिचर इज शोन इन बैलेंस शीट? ट्रेडिंग वाले तो होते नहीं, रेवेन्यू वाले इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे, सन्ड्री वाला भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका दूसरा नाम भी याद रखना, फिक्टिशियस। Which of the following financial statement is not prepared by non-profit organization? बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनाते हैं, कैश फ्लो नहीं बनाते ये लोग। डोनेशन रिसीव्ड बाय जिम खाना क्लब इन द फॉर्म ऑफ एंडोमेंट आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीप्ट। एनी डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, non-profit organizations do not have, ठीक है, इनकम होती है। कई सारे एनजीओ को, एनपीओ को टैक्स एग्जम्पशन भी दिया जाता है कि भाई आपको 2 साल तक टैक्स नहीं लगेगा या 30% टैक्स में बेनिफिट दिया जाएगा। डिपेंड ऑन कि कैसा एनपीओ है, गवर्नमेंट उनको टैक्स में बेनिफिट देती है और एम्प्लॉइज तो उनके पास होते ही है। द कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज इक्विटी। तो होता ही नहीं, फाइनेंस रिजर्व भी नहीं होता, कैश फंड भी नहीं होता है, ये वही एक्यूमुलेटेड फंड है। एक्यूमुलेटेड फंड का मतलब जो सरप्लस आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से वो एवरी ईयर एक्यूमुलेट होता जाता है कैपिटल फंड के अंदर, तो उसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड फंड भी कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट pertaining to the period of accounts, revenue nature? Any donation received for specific purpose should be credited to. As regards the accounting treatment, legacy should be. Which of the following items are shown in receipt and payment account? ये बहुत बार पूछा है। Both capital and revenue nature which are received during the period of account. The information for the preparation of receipt and payment account is taken from. Information कहाँ से लेते हैं? Only cash book से। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का दूसरा नाम ही कैश बुक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रीपेड बाय एनपीओ? ये तीनों तो बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाया जाता। At the end of accounting year, outstanding subscription and outstanding rent of a club will be shown in balance sheet. अब ध्यान से देखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। इनकम आउटस्टैंडिंग कहां दिखाते हैं? असेट में, और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, आंसर इज डी। बताओ इसमें से कौन सी चीजें एनपीओ से रिलेट करती है? एंडोमेंट वर्ड आता है, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप, ट्रांसफर फी। सो यस, नो। आगे आया था ट्रांसफर फीस, तो हम कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करते। ट्रांसफर फीस वो शेयर ट्रांसफर करना हो, नाम वगैरह बदलना, उसके चार्जेस होते हैं। और एंट्रेंस फीस भी आता है। सो आंसर इज 1 2 3 5। ये लेटेस्ट है दिसंबर 23 में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स आर प्रीपेड। कौन से बेसिस पे होता है? इनकम एक्सपेंडिचर किस पे होता है? और रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट आर प्रीपेड बाय एनपीओ? Income expenditure account of a non-profit organization is by nature of, when life membership fees is treated as capital receipt, its entire amount को क्या किया जाएगा? ना हम उसको इनकम में लेके जाते हैं, ना ही वो पेमेंट है, वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है कैपिटल फंड में। चलो, 31st December 2011 a club had a subscription of arrears 16,000 and advance 4,000 respectively. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 12। अब देखो ये 11 प्रीवियस ईयर हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर में क्या हुआ? तो बोले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 2,08,000 विच इंक्लूड 10,400 रिलेटिंग टू 13। तो ये प्रीपेड हुआ। भाई हम 2012 में हैं, तो 2012 में अगर तुमको 13 का कुछ मिलेगा तो वो तो नेक्स्ट ईयर हो गया, मतलब वो प्रीपेड हो गया। पूछा क्या है? व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम। ये डेट में कुछ लोचा लग रहा है मेरे को, 2013 ना हो चाहिए, 2012 છે। चलो क्या क्या दिया है पहले हमने लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 2,08,000। चलो, प्रीवियस ईयर का अरियर कितना है? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, और प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या करते हैं हम? चलो, ये प्रीवियस ईयर हो गया। करंट ईयर में 10,400 एडवांस है, वो माइनस करते हैं। चलो, फाइनल अमाउंट 1,85,600। सब्सक्रिप्शन फीस पेड ₹4,000। सब्सक्रिप्शन फीस है, हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं है, ये एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। प्रीपेड कितना और आउटस्टैंडिंग कितना? प्रीपेड माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं। 3,500 विल बी योर आंसर। वो कई बार क्या होता है ना, चलो प्रोपराइटर वाला जाए बच्चे। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ऑफ अ क्लब, रिसीव्ड हुआ 1,080, एडवांस मिला आपको 300, और एडवांस 14 का। अब देखो 2 साल दिया, तो ये करंट ईयर हुआ और ये प्रीवियस ईयर हुआ। करंट ईयर का माइनस, प्रीवियस ईयर का प्लस, 1,330 आएगा। आ रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन ₹10,000 accrued in the beginning shows of the year, and at the end of the year it were 1,000 and 1,500। मतलब 1,000 previous year, 1,500 आपका करंट ईयर। पूछा गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अपियरिंग इन रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो उल्टा कर देने का। करंट ईयर वाला जो प्लस करते हैं उसको माइनस कर देना है, और माइनस वाले को प्लस कर देना है। तो 1,500 माइनस करूंगा और 1,000 रुपया प्लस कर दूंगा। 9,500। भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछा हो तो रिवर्स कर देने का, और ना पता चले तो डब्बा बना देने का साइड में। The receipt and payment account shows advance subscription 6,000, current year subscription 44,500. If outstanding subscription 4,500, then how much amount of subscription to be credited in the income and expenditure account? तो मुझे बताओ रिसीव्ड कितना हुआ? मैंने एक चीज थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि देखना ये चीज में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। बोलो, आपका रिसीव्ड 44,500 नहीं है,
यहाँ पे आगे वर्ड क्या लिखा था, और जबकि मैंने बोला था हम जो टेबल बनाते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड टोटल वाला होना चाहिए, और टोटल वाले में कौन कौन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला आता है, करंट ईयर में जो रिसीव्ड होता है वो आता है, एंड प्री रिसीव्ड करंट ईयर वाला। ये तीन चीजें होती थी। ईयर याद करो, 3 साल दिए हुए होते थे। जो पिछला साल होता है वो आउटस्टैंडिंग वाला होता है, जो नेक्स्ट ईयर का दिया होता है वो प्रीपेड वाला होता है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब ये प्रीपेड हुआ, और ये 44,500 करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का तो कुछ बोला नहीं है तो दोनों को प्लस कर दो, तो मेरा रिसीव्ड 50,500 का है। अब रिसीव लिख लिया, अब वापस रेगुलर जैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ये 6,000 पिछले साल करंट ईयर का एडवांस माइनस करना है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4500 मुझे प्लस करना, आंसर आएगा आपका। इसलिए ये ध्यान रखना, रिसीव्ड में अगर करंट ईयर का दिया है तो वो टोटल नहीं है, वो सिर्फ करंट ईयर का है। टोटल में 3 लोग होते हैं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की अमाउंट, एंड नेक्स्ट ईयर का एडवांस। हाँ, इसमें से कोई दो भी हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों जीरो हो। कुछ नहीं दिया तो हम उसको जीरो मान सकते हैं, बट कुछ दिया है तो फिर आपको उसके अंदर लिख के टोटल करके देखना पड़ेगा। चलो, फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000, मतलब ये प्रीवियस ईयर हुआ। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन वॉज शोन एज 50, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली अमाउंट हुई। पूछा क्या है, आउटस्टैंडिंग कितना है के, तो रिसीव्ड 50 हुआ, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, तो अब कितना बचा, 44,000, और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना बताया है 52, तो आउटस्टैंडिंग डिफरेंस अमाउंट हुई, और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। 8,000 जो होगा वो हमारी डिफरेंस अमाउंट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। सैलरी हैव बीन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ₹3 लाख, 3 लाख रुपए आपने सैलरी दिखाई है कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। याद रखने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से ईयर की अमाउंट होती है, पूरे 12 महीनों की अमाउंट होती है। पेड हो कि ना हो उससे मतलब नहीं है, मतलब इसके अंदर आउटस्टैंडिंग सबकी इफेक्ट आ चुकी होगी। ये फाइनल अमाउंट है जो आपने लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर में। अब लिखा है बिगिनिंग में 42,000 बाकी था, और एंडिंग में 3 महीनों का बाकी था, अमाउंट नहीं दी है। पूछा क्या है, बताओ पेड कितना, पेड कितना मतलब वो ऐसा बोल रहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से पेमेंट कितना हुआ, गांधी जी कितने गए। जब भी हम ऊपर अमाउंट लिखते हैं ना, सैलरी, फिर हम उसमें लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, तो ये जो हम लिखते हैं ना ये ऑलवेज पेड वाली अमाउंट होती है, जैसे सब्सक्रिप्शन में वो रिसीव्ड वाली होती है। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सैलरी पेड, ये हमको फाइंड आउट करना है। फिर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर क्या करना है मुझे माइनस, और कुछ मुझे दिया नहीं है, बट इतना बोला है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाया तुमने, 3 लाख, ये क्लियरली मेंशन है। ओके, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है, ओके, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है बट अमाउंट में नहीं, कितने महीनों का, तो ये 3 लाख रुपए 12 महीनों के हैं, तो 3 महीनों का कितना, अब उल्टा जाओ पेड मिल जाएगा। 2,25,000। है ऐसा कोई जवाब, ना भाई, ओए भाई क्यों टाइम पास करे थे। 2 लाख, तूने उल्टा कर दिया होगा, माइनस को माइनस ही रखा फिर प्लस को प्लस किया, ऐसा कुछ किया हाँ क्या, वो भी हाँ। नहीं किया, कुछ और किया है, तो भी अमाउंट ज्यादा आवे, 2,25,000 आवेद नहीं। तूने खाली 75 ही माइनस किया भाई, तब जाके 2,25 आया। समी गलत बोला सर। सम गलत नहीं, तूने 42 नहीं देखे। चल એટલે ઉતાવળ नहीं करवानी, शांति थी जवाब આપવાનો, एग्जाम में ये हैवी हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सोशल क्लब फॉर 23-24 अपियरिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज 87,000, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में 87 दिया गया है। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 10,000, करंट ईयर का 12,000, प्रीपेड पिछले साल का 11, करंट ईयर का कितना 8, मतलब सब कुछ दे दिया है, साइन उल्टी कर देते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है उसकी जगह माइनस कर दो, ये 10,000 प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं उसकी जगह प्लस, करंट ईयर का प्रीपेड हम माइनस करते हैं तो प्लस कर देंगे, और इसको कर देंगे माइनस। कहो पड़े छे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 70,000,
आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन वाज शोन एज 75 मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुआ। बताओ आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना। 12,000। ये तो देखो अभी ऊपर आया वैसे ही है। रिसीव्ड 70 हुआ, प्रीवियस ईयर का मैं माइनस करूंगा तो कितना बचा 63, जबकि बाहर कितना दिखाया मैंने, मतलब मुझे कितना प्लस करना है, और वो जो प्लस करना है वही मेरा आउटस्टैंडिंग होता है। इन केस ऑफ अ क्लब द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 6,25,000 कहाँ दिखाए गए हैं, 100% रिसीव्ड ही पूछा होगा। चलो तो आउटस्टैंडिंग आप प्रीवियस ईयर का प्लस, करंट ईयर वाला माइनस, रिसीव्ड में उल्टा माइनस प्लस। 6,14,000। 614। Charitable institution has 250 members with annual subscription of 5,000 each। तो पहले तो मल्टीप्लाई करो, मुझे करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। 12,50,000। तो करंट ईयर का 12,50,000 है, ये तो कंफर्म है। ये कौन सा है, इनकम एक्सपेंडिचर वाला। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021 वेर 11,25,000 which include 65 and 25 for the year 1920 and 21-22। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये टोटली है, क्योंकि बोला इस टोटल में ये दोनों आ गए, तो ये टोटली हुआ ना। अगर एक्सक्लूड लिखा होता तो हमें पता था कि ये उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये दोनों चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई है। चलो तो 11,25,000। ओके, उसमें से पहले तो देखो ये 1125 इधर लिख लेता हूं, उसके बाद ये कौन सा वाला है 1920 मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम, ओके 21-22 मतलब एडवांस हुआ। एडवांस भी क्या करते हैं हम, हमें पूछा क्या इन्होंने, आउटस्टैंडिंग हमें बताना है। और इनकम एक्सपेंडिचर में अमाउंट कितनी है 12 लाख, डिफरेंस निकाल दो। पहले ये दो माइनस करके फिर 12,50 से कंपेयर करो, यू विल गेट योर राइट। कितना आया 2,15,000 पक्का भाई, आ रहा है ना सबका। 1,500 आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टुवर्ड सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, 10,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और 2,500 रुपए स्टिल आउटस्टैंडिंग। क्या पूछा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, कुछ गड़बड़ है ना। ना रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं, कट करीन लखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का तो दे ही दिया 10,000 रिसीव्ड, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूछा है। तो 10,000 प्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, सीधा जवाब है। वहां पे कट कर देना, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूछा है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट का तो दिया हुआ है अपने को। Any revenue expense for which separate funds is available debited to separate fund. Sale of old material must be shown on the credit side of sale of old material, one kind of scrap। इनकम है वो सीधी सीधी, जैसे न्यूज़पेपर बेचते थे वैसे। दो इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम कैश बुक। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज, इफ अ स्मॉल अमाउंट इज रिसीव्ड एज स्पेसिफिक डोनेशन तो उसको कहां दिखाओगे, स्मॉल अमाउंट या इनकम, दो ही ऑप्शन है, या तो इनकम या लाइबिलिटी। स्मॉल अमाउंट लिखा है 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 250 300 कुछ भी हो, वर्ड किया है એટલે लाइबिलिटी हो, भली 1 रुपया क्यों ना हो, ठीक है। स्मॉल अमाउंट खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एंट्रेंस फीस में ऑल्सो भी कॉल्ड, दूसरा नाम क्या होता है उसका, एडमिशन फीस। चलो सब्सक्रिप्शन अरियर में है 500, करंट 10,500, एडवांस 800, 1,200 मेंबर है। हर एक बंदे कितना सब्सक्रिप्शन भरता है 10, पूछा किया है इनकम एक्सपेंडिचर, तो दिमाग ही नहीं दौड़ाना है, 1,200 इंटू 10। ध्यान रखना है इनकम एक्सपेंडिचर पूछा हो और मेंबर और उनका अमाउंट दिया हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेने का।
Any income arising from special fund will be credited to which of the following items are shown in the income expenditure account? अब तो तुमको दिमाग में फिट हो गया होगा ये. Account charges the indirect expense and losses against the gross profit and other indirect incomes to determine the net profit and loss of the concern during a particular accounting period. ले एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन के बाजू में लिखा होगा एनपीओ चैप्टर नु है, तो कोई भी लिखा हुआ होगा. कौन बोला? हाँ, तो अभी इसका जवाब दो. जरूरी नहीं इनकम एक्सपेंडिचर का हो ये. पूछा क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट तो प्रोपराइटर कंसर्न में ही होते थे, तो ये तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, पी एंड एल अकाउंट ही आएगा, क्योंकि जीपी के अगेंस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हम पी एंड एल में डेबिट करते थे और उससे हम क्या फाइंड आउट करते थे? तो आंसर इज प्रॉफिट एंड लॉस. अमंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which is referred as a point statement. बोलो. पॉइंट स्टेटमेंट याद रखना किसे कहा जाएगा? बैलेंस शीट को. चलो 101 સુધી રાખીએ આપણે. लेक्चर है, अदरवाइज तो मैं खींच लेता. चलिए 102, the transaction relating to the current accounting period which remain unaccounted for till the end of that accounting period are simply referred as. ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो करंट अकाउंटिंग पीरियड के लेकिन उसकी अकाउंटिंग करनी रह गई है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग भी बनता है, पीएनएल भी बनता है, बैलेंस शीट भी बनता है. ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेज, क्लोजिंग इन्वेंटरी फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड. सीओजीएस ढूंढने का है. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर दो फटाफट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दिखाता है? The account, the amount or property received by a non-profit organization as stated by the will मतलब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, legacy. Investment in sinking fund by a non-profit organization. Sinking fund क्या होता है? चलो. Sinking fund represents money that has been set aside and invested for a specific future purpose, such repaying a long term debt और रिप्लेसिंग अ मेजर असेट. कई बार क्या होता है ना कि आपने सपोज फॉर एग्जांपल कोई लोन लिया है बहुत बड़ा. अब लोन लेने के बाद उसका रीपेमेंट करना है आपको 5 साल में. जैसे 5 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, तो एक प्लानिंग होती है कि मैं हर साल 1 करोड़ रुपया बचाऊंगा, तो 5 साल में मेरे पास 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे. तो कई बार क्या होता है, अपने पहले से प्री प्लान नहीं करते, अपने सोचते हो जाएगा, लेकिन फिफ्थ ईयर में कुछ उल्टा फुल्टा हो जाए, फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनी की खराब हो जाए, तो 5 करोड़ का अरेंजमेंट वो नहीं कर पाते. इसके लिए वो लोग क्या करते, एक सिंकिंग फंड बनाते हैं. इट इज जस्ट लाइक डिबेंचर रिडम्पशन फंड बनाया जाता था डिबेंचरों को रिडीम करने के लिए. 12th में पढ़ा हो तो. उस फंड को क्या करती है कंपनी, वापस इन्वेस्ट कर देती है, तो उसका नाम बन जाता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. पहले आप क्या क्रिएट करते हो? फंड. और फंड को वापस क्या कर देते हो? इन्वेस्ट. क्योंकि 1 करोड़ रुपया आपने पहले साल में साइड में रखा, वो पड़ा पड़ा गांधी जी तो बढ़ेंगे नहीं वहां पे, तो 1 करोड़ रुपए को क्या कर देती है कंपनी? इन्वेस्ट, ताकि उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट इनकम हो जाए. ऐसे 5 साल तक वो फंड इन्वेस्ट रहेगा, तो 5 करोड़ की जगह पे शायद 5.5 सीआर मिल जाए आपको, या 5.10 सीआर मिल जाए. इंटरेस्ट एलिमेंट आ जाएगा ना आपके पास, उतना आपको फायदा हो जाता है. इसलिए दैट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज असेट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह. ऐसे कुछ भी अजीबो गरीब वर्ड है ना, तो ये वर्ड पकड़ लेने का ना. इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी? असेट. अच्छा, खाली सिंकिंग फंड लिखा होता तो लाइबिलिटी. नॉर्मली फंड क्या होते हैं? प्रोविजन डेप्रिसिएशन प्रोविजन फंड होता है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड होता है. कोई भी फंड इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ रिजर्व जैसा होता है, और रिजर्व सारे क्या होते हैं? हमारी लाइबिलिटी. चलो. इन अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर रेवेन्यू सरप्लस रिवेल्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां ट्रांसफर करते हो? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड. Which of the following items are included in receipt and payment account?
during a particular accounting period. All kind of receipt and payment. Receipt and payment account are generally shows. रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कैश अकाउंट. कैश अकाउंट का नॉर्मली बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है. हाँ, कभी क्रेडिट होता है बट उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं फिर अपने. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड. क्या रिकॉर्ड करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर? खाली रेवेन्यू नेचर. रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों नेचर होते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवेल्स सरप्लस और डेफिशिएंसी. द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन received from member by a non-profit organization is shown in which of the following. सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखते हैं हम? टू लाइबिलिटी साइड. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड. यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस. एडवांस हो तो लाइबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग हो तो असेट होता है. यहाँ पे तो सिंपली बोला है कि मेंबर जो पैसा देंगे वो हमारे लिए क्या होती है? इनकम होती है. डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस is credited to. Subscription received by a school for organizing annual function. Annual function के लिए स्टूडेंट से पैसा वैसा लिया होगा उन्होंने, तो इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट. ये शायद अपने में गलत हो तो कैपिटल लिखा हुआ होगा शायद वहां. The amount of entrance fees received by a non-profit organization if it is received regularly. Regularly मतलब डे टू डे बोल सकते हैं हम. अगर रेगुलरली है तो क्या कहलाएगा वो? कहां लिखेंगे हम उसको? इनकम कहेंगे. क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अच्छा, कुछ ना लिखा हो तो? एंट्रेंस फीस में कुछ भी ना बोला हो तो भी हम उसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू ही मानेंगे. अगर कैपिटलाइज करना है तो फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि इसको कैपिटलाइज करना है. Out of the following items, which one is shown in receipt and payment account? रिसिप्ट एंड पेमेंट में इसमें से कौन सी चीज आएगी? आउटस्टैंडिंग आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में. डेप्री आता है. लाइफ मेंबरशिप फीस, चलो उसको छोड़ दो. अक्रूड सब्सक्रिप्शन आता है. अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. पर ये तो मिलता है ना यार. लाइफ मेंबरशिप फीस भले ही लाइबिलिटी में जाता है बट आएगा तो सही ना. रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात चल रही है, इसमें तो सब कुछ आता है. सिर्फ रोकड़े वाली चीजें आती है, ठीक है, नॉन कैश वाली चीजें नहीं आती. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें से क्या प्रिपेयर करता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. टायर, चलो टायर हटाओ. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. कहां से पैसा आता है उनके पास? सब्सक्रिप्शन से भी आता है, डोनेशन से भी आता है, एंट्रेंस फीस से भी आता है. ऑल ऑफ द अबोव. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट? देखो, डोनेशन भी हो सकता है लेकिन डोनेशन रेवेन्यू भी होता है, लेकिन लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कभी रेवेन्यू नहीं होता. सो एक्सक्लूसिव कैपिटल रिसिप्ट में यही फॉल होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट? ये आया था पहले, कल ही आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट? स्पेसिफिक फंड हो गया ना ये. डोनेशन फॉर टूर्नामेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट? लेगेसी, क्योंकि ये कैपिटल है. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय अ क्लब शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू. जैसे न्यूज़पेपर बेचते हो वैसे घास भी बेच दी. अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. कुछ भी बेचो आप, भंगार वाली चीजें, न्यूज़पेपर हो कि घास हो कि फिर कोई पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल हो. इफ देर इज अ मैच फंड देन मैच एक्सपेंस एंड इनकम कहां ट्रांसफर करोगे आप? लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे. उस फंड में एक्सपेंस माइनस हो जाएंगे और इनकम प्लस हो जाएगी. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर. एडवांस लाइबिलिटी और आउटस्टैंडिंग हो तो असेट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 40,000. आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 1,500. करंट ईयर 2,000. एंड रिसीव्ड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर. प्री रिसीव्ड करंट ईयर या प्रीपेड करंट ईयर. पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना, तो 40,000 में ये माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा.
आ रहा है 39,700। चलो, रिसीव्ड हुआ है 5 लाख। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बेसिकली माइनस होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर करंट ईयर का प्रीपेड माइनस होता है, एंड एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर का प्लस होता है। प्लस माइनस ही तो करना है। 5,04,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 60,000। एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर ये माइनस होता है, एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर प्लस होता है। बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कितना? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। एडवांस नेक्स्ट ईयर माइनस होता है, एडवांस प्रीवियस ईयर प्लस होता है, अरियर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस होता है, एंड ऑफ करंट ईयर प्लस होता है। what amount will be credited to income and expenditure account? और सब्सक्रिप्शन मिली कितनी हमको? 4 लाख। चलो 4 लाख में ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। 416। 200 मेंबर है, 1,000 रुपया सब्सक्रिप्शन है, सीधा देखते पूछा किया है इनकम एक्सपेंडिचर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड दिया है आपको 32,800। डोनेशन रिसीव टुवर्ड्स दिस फंड, ये पैसा और मिला, प्लस कर दो इस फंड में। खर्चा 12,300 का किया, माइनस कर दो। और उस फंड को इन्वेस्ट किया था तो ब्याज मिला, इनकम हो गई, प्लस कर दो। कितना? 39,000। सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करंट ईयर 80,000। आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब प्लस होगा। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू द करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर का एडवांस हुआ, प्लस करेंगे। पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये करंट ईयर का प्रीपेड हुआ, चल प्लस माइनस कर दो। 82,200। ये पेड हुआ सब्सक्रिप्शन के जैसे ही है ना। आउटस्टैंडिंग कितना है करंट ईयर का एंड में? 4,000। वो तो पेड है भाई। हाँ, ये पेड हुआ जैसे रिसीव्ड होती थी सब्सक्रिप्शन। ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हुआ, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस। और ये बोला है एडवांस, बट कौन से ईयर का एडवांस है? लास्ट ईयर का एडवांस मतलब प्रीपेड प्रीवियस ईयर, वो क्या करते हैं हम? प्लस करते हैं। और प्रीपेड करंट ईयर हम क्या करते हैं? तो माइनस कर दिया, सीधा आंसर आ गया। ये रिपीट हुआ कि नहीं? 30,000 आपने पेड किए, सिमिलर ही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस कर दो। आउटस्टैंडिंग सॉरी 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 प्रीवियस ईयर है माइनस, और करंट ईयर का 3,000 ये प्लस, एडवांस करंट ईयर का है माइनस 28,000। सैलरी 75,000। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस, करंट ईयर प्लस, एडवांस प्लस माइनस। फोगट के 2 मार्क है ये अब तो। ये बताओ, मान जाओ। ऑप्शन गलत हो सकता है, गलत है। पहले किए हो? हैं? 57,800। क्या दिलाए हो? हैं? प्लस माइनस करेंगे। क्या प्लस माइनस के? 60,000 को 60,000 लिया, 8,000 घटाया, 6,000 जोड़ा, 3,000 घटाया, 3200 जोड़ा। भाई ये कौन सा प्रीपेड आउटस्टैंडिंग है जो तू ऐसा कर रहा है? ये कहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड? ये तो तूने आंसर लाने के लिए कुछ भी प्लस माइनस किया है। तो क्या आंसर आएगा? देखो ये समझो थोड़ा ध्यान से। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो होता है ना, हम उसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा लिखते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, हम कंजम्पशन लिखा जाता है इसमें।
मेडिसिन होता है, स्टेशनरी हो गया, उसका कंजम्पशन लिखा जाता है, ठीक है। इन्होंने कंजम्पशन ही पूछा है अपने को कि कितना कंजम्पशन हुआ, जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखोगे। स्टॉक का ओपनिंग तो पड़ा है आपके पास, कितना 3000, क्लोजिंग पड़ा है आपके पास 3200, कितना परचेज किया ना वो नहीं पड़ा है। नीचे जो दिया है वो पेमेंट है, परचेज नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्रेडिटर की। अब मैं आपको क्रेडिटर का लेजर बताता हूं। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 8000, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, आपने पे कितना किया क्रेडिटर को, 60,000। 2000 नहीं, नीचे लिखा है पेमेंट स्टेशनरी का टोटल कितना हुआ, 60,000। 60,000 का मतलब क्या होता है, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, क्रेडिटर टू बैंक या क्रेडिटर टू कैश। तो क्रेडिटर के अकाउंट में कितना लिखूंगा मैं, 60,000 लिखूंगा, इतना कैश पे किया। अब मैंने क्रेडिटर से नया माल भी तो खरीदा होगा, इस अकाउंट को क्लोज करो, जो डिफरेंस आया वो मेरा परचेज हुआ, 66 माइनस 8। 58। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने नवी स्टेशनरी कितने की खरीदी थी, ये 58,000 यहां पे डाल देता हूं मैं। अब टोटल मारो, 57,800। ऐसा नहीं होता है भाई, इसमें कुछ भी एक पॉइंट यहाँ पे मैंने परचेज लिख के पेमेंट पूछ लिया ना तो लग गया तू धंधे, आंसर नहीं आएगा फिर तेरा। लॉजिक समझ में आया, ये लिख लो, नहीं तो ये आई थिंक सो नहीं था अपने कोई क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट। क्रेडिटर का डब्बा बना दो, और ये स्टेशनरी के स्टॉक की इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और क्रेडिटर में ये चार ही चीजें होती है, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश पेड एंड परचेज। ये मैंडेटरी चीजें, दूसरा हो सकता है परचेज रिटर्न हो गया, डिस्काउंट वगैरह, बट ये मैंडेटरी है। पहले क्रेडिटर का डब्बा बना देने का हमेशा, क्रेडिटर का ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 12,000। यहाँ पे याद रखना पेड वाली अमाउंट आती है, यहाँ पे परचेज वाली अमाउंट आती है। पेमेंट दे दिया है 250, तो परचेज आएगा अपना, कितना आ रहा है परचेज, 2,52,000। तो 25, ये परचेज आया। फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 8,000 का, परचेज 252 का, कितना है 240। तू कहाँ से 43 लेके आता है, तेरे से कब नहीं होती है। क्लियर, खोपड़ी। तो ये याद रखना, क्रेडिटर और स्टॉक वाला पॉइंट है, इसमें नाम बदल सकते हैं, मेडिसिन की जगह मैं कोई भी नाम डाल सकता हूँ, स्टेशनरी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, तो अपने को इसी तरीके से ट्रीटमेंट देना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट टाइम पे लिखा ही है, क्योंकि ये ऑड क्वेश्चन है। जिस दिन पेपर टफ बनाना होगा ना, तब ऐसे विचित्र क्वेश्चन आएंगे जो तुमको कहीं मॉड्यूल में भी ना दिखाई देवे। एक सेकंड सर। क्या उल्टा पूछेंगे, परचेज दिया हुआ है, पेमेंट पूछ सकते हैं। हाँ तो क्या हो गया, परचेज परचेज में डाल दो, पेमेंट मिल जाएगा। सर हाँ, वहाँ पे वो 3,000 लिया, यहाँ पे 8,000 क्यों मिल गया, वहाँ 12,000 क्यों लिया। हाँ 12,000 भाई, वहाँ सीढ़ी में 12,000 लिए हैं, ऊपर वो उधर छः। ये 10, नहीं सर मैं गलत हूँ। वो तो था ही भाई, मैं तो खाली क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि तू कैसे गलत है। वेरी गुड वेरी गुड। ये ओपनिंग क्लोजिंग है क्रेडिटर का, और ये स्टॉक है। वही नहीं। भाई ये चीजें याद रखनी, इसमें से कुछ भी पूछे वो आपको। आपको ऐसा भी तो हो सकता है ओपनिंग स्टॉक गायब कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क कर दे, उसकी जगह परचेज दिया हुआ हो, ठीक है। कुछ भी एक चीज मिसिंग हो सकती है। अपने पेपर में ध्यान रखना, अपने पेपर में कुछ विचित्र ही मिलेगा आपको, जो इधर दिख रहा है फिर आपको लगे पेमेंट और परचेज दोनों पीसी शुरू होते हैं, ध्यान रखने का। अब बीच में मैंने एक बार नोट किया था यार, गजब रट्टा मार के आते हो। एक परसेंटेज वाले सब में मैंने चेंजेस किए थे, मेजोरिटी ने वही लिखा जो बुक में दिया था। चलो, फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, टिकटें बेची पैसा आया, प्लस करेंगे। नया फंड मिला ड्यूरिंग द ईयर 1/24 का, और खर्चा हुआ 10 लाख का, कितना आ रहा है,
तो आप ध्यान रखना, कभी भी स्पेसिफिक फंड माइनस में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। बट गया वो अच्छी बात है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है अगर वो माइनस में चला जाए? तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे स्पेसिफिक फंड बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड माइनस में दिखाएंगे। अकाउंट में कोई चीज माइनस में दिखा ही नहीं सकते हो आप। अगर आपका मैच फंड जो है वो कम पड़ जाता है खर्चों की कंपेयर में, तो एक्सेस अमाउंट जो होगी, कितना डिफरेंस आ रहा है, जो एक्सेस अमाउंट है ना, वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में डालनी पड़ेगी। नॉर्मल रूल तो यही है कि फंड में प्लस माइनस करना है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा आ गया तो वो एक्सेस अमाउंट आपको एक्सपेंस में लिखनी पड़ेगी अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कम पड़ गया तो प्रॉब्लम नहीं, फंड बच जाएगा। लेकिन खर्चा ज्यादा हो गया तो आपका फंड नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव नहीं जा सकता। फंड पूरा यूज कर दो, ऊपर का खर्चा आपको एक्सपेंस में डाल देना है। इन्होंने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लिखा है नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1000 विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड। नो, पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव चीजें लाइबिलिटी में हो ही नहीं सकती। फिर कई सारे होशियार लोग ऐसा सोचते हैं कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड माइनस में ना सर, तो साइड बदल देते हैं उसकी और उसको असेट में डाल देते हैं, वो भी अलाउड नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड ₹5 लाख विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/18। ये तो साल की शुरुआत की बात कर रहे हैं। तो साल के शुरुआत में तो 5 लाख ही था ना फंड, तो साल के शुरुआत में तो लाइबिलिटी में 5 लाख ही दिखेगा। तो ये बात सही लिखी इन्होंने। नेगेटिव बैलेंस ऑफ मैच फंड 1000 will be shown on the expenditure side of income and expenditure account. Yes, absolutely right. 1000 रुपया माइनस में आया तो आपको एक्सपेंस में लिख लेना है। सो आंसर इज बोथ बी एंड सी राइट। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं पूछा है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये तो हुआ ही नहीं था, ये दोनों पॉइंट तो आए नहीं। सिर्फ आपके पास ओपनिंग पड़ा है, ओपनिंग तो 5 लाख ही दिखेगा लाइबिलिटी में। क्लोजिंग आपका माइनस में जा रहा है, तो माइनस में नहीं जा सकता, जो एक्सेस अमाउंट है माइनस वाली वो आपको एक्सपेंस में लिख लेनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट? बता दो, ये तो भी फटाफट टाइम पास है। किसको दिखाओगे? अक्रूड आता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं, डेप्री नहीं, नन ऑफ द अबव। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज नॉट शोन इन द रिसिप्टेंट पेमेंट। नॉट शोन, नहीं दिखाएंगे। रिसीव्ड, ये तो पैसा आया दिखेगा। लास्ट ईयर का रिसीव्ड ये भी आएगा। ड्यू का मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग ये नहीं आएगा। सो आंसर इज बी। Out of the following item which is shown in the receipt and payment account of a non-profit organization? Received, 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 सब आएंगे, कोई भी साल का उससे कोई लेना देना नहीं है। रिसीव्ड है मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा। 500 मेंबर है, 1000 रुपया है, पूछा गया इनकम एक्सपेंडिचर, आंसर इज 5 लाख। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? बताओ क्या बताओगे इसमें से? आउटस्टैंडिंग रेंट आता है? नो। अक्रूड आता है? नो। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ये भी कहाँ आता है? ये तो बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। कौन सी चीज जो है वो नॉट रिकॉर्ड की जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? सेल ऑफ ग्रास तो आता है, लॉकर रेंट भी आता है, ब्याज मिला वो भी आता है। स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट का ब्याज उस फंड में ऐड होता है। ठीक है, सो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तीनों के तीनों माने जाएंगे। क्लब हो गया, स्कूल हो गई, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए। चलो, एक्सेस ऑफ मैच फंड ओवर मैच एक्सपेंस। एक्सेस ऑफ मैच फंड ओवर मतलब फंड ज्यादा है खर्चों से, तो बचेगा, पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। उल्टा होता तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर मैच फंड, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट खर्चा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसीप्ट? क्योंकि स्पेसिफिक स्पेसिफिक ये भी आपका कैपिटल है। इसमें से कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है? सब्सक्रिप्शन तो रेवेन्यू होता है ना। स्पोर्ट्स मटेरियल कोई भी भंगार बेचो वो तो इनकम है। एंट्रेंस फीस कुछ नहीं दिया तो इनकम। एंडोमेंट फंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट? ये समरी ऑफ कैश बुक है, यस ट्रू।
इट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, नो, फॉल्स, इसमें तो कैपिटल नेचर भी होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिलेट टू करंट, प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड, यस कोई भी टाइम पीरियड का हो सकता है। डेप्रिसिएशन इज नॉट शोन इन इट, ये भी ट्रू है, तो आंसर इज बी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का होता है, ट्रू है। सिर्फ करंट पीरियड का होता है, ये भी सही बात है। बोले डेप्रिसिएशन हम इसमें नहीं लिखते, गलत बात है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं लिखते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो लिखेंगे ही। बोले इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, सही बात है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कहाँ ओपनिंग बैलेंस होता है? जो भी हमारा एक्सेस आता है वो तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, ये कभी कैरी फॉरवर्ड तो होता ही नहीं है। चलो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कई बाजू लखीसु क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट हमेशा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा होता तो अक्रूवल। इफ मैच एक्सपेंसेस आर more than the match fund, the excess of match expense, debit side of income and expenditure। चलो फिर आ गया प्रैक्टिकल वापस। रिसीव्ड दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर में 5-10 लिखा है, पूछा है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो पहले तो इनकी इफेक्ट दे दो, फिर डिफरेंस निकाल देंगे। ये क्या एडवांस है ना, एडवांस प्लस माइनस माइनस, ये तीन पहले कर दो। रिसीव्ड के अंदर प्लस माइनस कितनी अमाउंट आ रही है? 479। रिसीव्ड में ये 479, और आपने इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाया? तो डिफरेंस इज 31,000 इज योर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। प्राइस फंड आपके पास 1 लाख का है, 15,400 मिला, प्लस करो। 12,300 आपने खर्चा कर दिया, माइनस करो। ब्याज मिला, प्लस कर दो। 1,07,000। चलो 161। जयपुर क्लब को पास फंड पड़ा था 6 लाख रुपीज का, खर्चा हुआ है 520 का, एक्सपेंस को क्या करेंगे हम? प्राइस फंड में से माइनस करेंगे, बाकी तो कहीं नहीं लिखेंगे, राइट, क्योंकि खर्चा कम है तो सीधा सीधा फंड में से माइनस हो जाएगा। प्राइस फंड 8 लाख, खर्चा 870 का। पूछा क्या है वो देखना। प्राइस फंड का बैलेंस बताओ साल के एंड में। जीरो हो जाएगा। हाँ, -70 मत लिखना। 8 लाख में से आप ज्यादा से ज्यादा 8 लाख ही वापरोगे, ये जीरो हो गया, ऊपर के 70,000 तो हम कहाँ ले जाएंगे? एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे, तो आंसर इज जीरो। द अकाउंट विच शोज क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बैंक इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, कौन सा अकाउंट कैश एंड बैंक की इंफॉर्मेशन देता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। स्पोर्ट्स स्टार चैरिटेबल क्लब हैज एन इनकम 16,000, डेफिसिट आया था 4,300 जो हमने कैपिटल फंड में से माइनस किया होगा, और पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ होगा? अरे ये इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम इधर लिखते हैं, लॉस भी तो इधर ही लिखते हैं, तो खर्चा कितना हुआ? 20,300। इन्होंने खर्चा पूछा है, बोले इनकम एक्सपेंडिचर में खर्चा कितना, तो 20,300। क्लियर ना? चलो 165। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 36,000, एडवांस प्रीवियस ईयर माइनस करो। इतना ही पूछा है, सॉरी प्लस होता है ना। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कोई बोलता है कि नहीं। हरे तीर्थ बोला। કેટલો આવ્યો ભાઈ आंसर? खबर पड़ी, प्रीवियस ईयर का था वो। टाइटल ऑफ द अकाउंट विच शो सरप्लस एंड डेफिसिट, उस अकाउंट का नाम क्या है? कभी कभी तो हद हो जाती है एमसीक्यू। मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना मेन सोर्स, रेंट भी मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी भाड़े वाड़े पे दी, पगार तो मिल ही नहीं सकती ना, एनपीओ थोड़ी कहीं पे काम करने जाएगा, और असेट बेचना उसका रूटीन धंधा थोड़ी है।
Answer is donation and subscription. Identify revenue received from the following. Capital receipt, जनरल डोनेशन रिसीव्ड, जनरल लिखा है, हाँ मेंशन किया बेचारों ने, जनरल मतलब डे टू डे डोनेशन रिसीव्ड, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शोन अंडर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि नॉन कैश होता है। रेंट ढूंढने को बोला है, रेंट पेड देखो कितना दिया है, 297,800, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर प्लस प्लस माइनस। बताइए इसमें से एनपीओ कौन सा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, इंडियन हॉकी फेडरेशन, यस ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, स्पोर्ट्स क्लब हो गया वन काइंड ऑफ। इंफोसिस कंपनी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी कंसीडर नहीं होते इसके अंदर, प्राइवेट में फिर ट्रस्ट क्रिएट करना पड़े, आप वेलफेयर के मकसद से आपको हॉस्पिटल खोलना पड़े, बट नॉर्मल सिनेरियो में प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब इनकम अर्न करने के लिए खोला गया है। चलो अब थोड़ा डेप्री वाला टॉपिक आया इसमें। फर्नीचर 4,40,000 का है साल के शुरुआत में, नहीं सॉरी एंड में, 31 मार्च 2019। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 40,000 की थी साल के शुरुआत में, 1 अप्रैल 2018 मतलब बिगनिंग, वो आपने लॉस पे बेचा 20% को, कब बेचा, साल के एंड में। फर्नीचर पे डेप्री कितना लगता है, 10%। और आपने एक 3 लाख का फर्नीचर खरीदा था October 28 को, और पूछा क्या है, तो क्या खरीदा उससे मतलब नहीं, हमको तो जो बेचा है ना सीधा उसी की कैलकुलेशन करनी है। देखो 40,000 का था शुरुआत में, एंड में बेचा तो पूरे साल का डेप्री लगेगा 10% के हिसाब से। तो जब फर्नीचर बेचा तो वो कितने का था, और बेचा कितने लॉस में, 20% लॉस में, तो 36,000 का 20% कितना आया, 7, 7,200 ही आएगा। दिसंबर में बेच दिया ना। अच्छा अप्रैल चल रहा है, बराबर बराबर, 9 महीने लगेंगे। तारीख तारीख बहुत जरूरी, मेरे को लगा मार्च में बेच दिया। 3,000 अरे 4,000 इंटू 9/12, 3,000 तो यहाँ पे कितना हो गया, 47 37,000, 37,000 का 20%, 7,800 है ना भाई 74 सबका। 1920 में 150, आउटस्टैंडिंग 1 लाख, बोले रिसिप्ट कितनी, द अमाउंट शोन एज सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट विल बी, बोलो 1.5 लाख के 1,50,000 खाली, 50। सवाल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, अगर आपको ऐसा पूछा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना, तो रिसीव्ड तो जो हुआ है वही गिना जाता है। अगर मैं आपको ऐसा पूछूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना, तो इस 150 में से पिछले साल वाला हटा देंगे तो करंट ईयर का कितना मिलेगा मुझे, 50,000। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा हो तो क्वेश्चन में आगे लिख लो इन करंट ईयर, अमाउंट शोन एज रिसिप्ट इन करंट ईयर। करंट ईयर तो पता है। नहीं करंट ईयर नहीं लिखा हो तो 1,50,000 गिनेंगे हम, तो आंसर 150 होगा, इफ करंट ईयर नहीं दिया है तो। चलो रिसीव्ड 150, 75,000 इज आउटस्टैंडिंग, पूछा क्या है, ये 1920 इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाओगे ऐसा पूछ रहे हैं ये लोग। हाँ ये रिसीव्ड है, ये करंट ईयर का बाकी है, प्लस कर दो ना, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस
लिख लेना वहां पे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना, वैसा पूछा है इसमें। पूछा है परचेज फाइंड आउट करो, हमें पता है ओपनिंग कितना है 46, ठीक है, क्लोजिंग कितना है 11,800, क्लोजिंग एंड पेमेंट को प्लस करके ओपनिंग माइनस कर दो। अभी क्रेडिटर का हमने लेजर बना के देखा था, कितना, 64 अरे वही क्रेडिटर का डब्बा बनाया, ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, पेमेंट लिखा, यहाँ से हमको परचेज मिल गया, तो पेमेंट एंड क्लोजिंग को प्लस करके ओपनिंग माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, क्रेडिट परचेज 64,000 का है, और वो क्रेडिट परचेज टोटल परचेज का कितना है, और पूछा है कि बताओ कैश परचेज कितना। तो टोटल का 80% है, टोटल नहीं दिया तो टोटल को क्या मान लो 100, तो क्रेडिट कितना हो जाएगा तुम्हारा 80, तो कैश कितना हो जाएगा। अब इन तीनों में से कौन सी अमाउंट है हमारे पास, क्रेडिट वाली, और पूछा क्या है कैश वाला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20,000, 20 इंटू 64,000 डिवाइड बाई 80। Out of the following, which one is capital receipt? Sorry, special receipt, not capital receipt. स्पेशल એટલે हटके, एक ही दिख रहा है हटके, एनुअल डिनर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, एन्युटी भी एंडोमेंट के जैसे ही होता है, जिसको आप इन्वेस्ट करके ही रखते हो, यूज नहीं कर सकते, तो एन्युटी यूज नहीं कर सकते, एंडोमेंट भी यूज नहीं कर सकता। स्पोर्ट्स फंड तो स्पेसिफिक हो गया, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए यूज होगा, तो एक ही बचा जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों रिस्ट्रिक्टेड फंड हो गए, जिसको आप एक पर्पज में ही यूज कर पाओगे, हर जगह यूज नहीं कर पाओगे। इफ देर इज मैच फंड एंड मैच एक्सपेंस एंड मैच इनकम आर ट्रांसफर्ड टू, मैच फंड में डाल देंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड, स्कॉलरशिप फंड स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक मतलब कैपिटल रिसिप्ट। नॉन प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर इंस्टेड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, ऐसा पूछा है। पी एंड एल की जगह पे तो क्या बनाते हैं ये लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट कैश एंड बैंक बैलेंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग इज कैपिटल, ध्यान रखना, क्योंकि बिल्डिंग खरीद रहे हो, असेट खरीदते वक्त कोई भी खर्चा हुआ तो वो असेट में जाता है। परचेज ऑफ स्टेशनरी, वो तो रेवेन्यू होगा। चलो, यूजली अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एज फाइनल अकाउंट्स बाय, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड वेयर, एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी, याद करो, टू सरप्लस, सरप्लस यहाँ कहाँ आता है बैलेंस शीट में, सरप्लस तो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है, तो पहले वाले दोनों तो गलत हो गए। और पूछा क्या है, असेट ज्यादा है किससे, मतलब लाइबिलिटी में डिफरेंस आएगा, तो वो लोन नहीं कहला सकता, वो हमेशा क्या कहलाएगा, कैपिटल फंड। इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे एनपीओ में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करके, उसमें हम कैपिटल फंड ही फाइंड आउट करते थे। चलो, लाइब्रेरी के लिए एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ बुक इज, रिकरिंग, हर महीने बुक खरीदो भली पड़ी हो, बुक असेट होती है, असेट है दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंट स्टार्ट विथ ओपनिंग कैश बैलेंस, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसा रेवेन्यू, बेचने के लिए वो खरीद रहे हैं, वो तो रेंट वो बेचने के लिए खरीद रहे हैं, बेचने के लिए खरीदते तो स्टॉक हो जाता उनके लिए, तो रेवेन्यू हुआ। मैं लाया लाइब्रेरी रख दी मैंने, अरे बुक लाया और लाइब्रेरी में रख दिया, क्यों रखा,
कोई आएंगे पढ़ने के लिए, तो मल्टीपल यूज होगा कि नहीं उसका, कि 1 साल के बाद वो बुक फेंक ही देने की? ऐसा तो पॉसिबल नहीं, 5 साल 10 साल पुरानी बुकें पड़ी रहती है, असेट होती है बुक्स। जैसे कार वाला है, शोरूम वाला गाड़ी रखता है, तो वो असेट हुई कि रेवेन्यू हुआ? कार शोरूम वाले के लिए कार क्या हुई? रेवेन्यू हुई। वो चलाने के लिए थोड़ी लेके आ रहा है, वो तो बेचने के लिए लेके आ रहा है, तो उसके लिए वो स्टॉक हो जाता है। हमारे लिए असेट हुई। कोई भी प्रोडक्ट हो, जो बंदा बेच रहा है उसके लिए वो रेवेन्यू ही होगा, जो खरीद रहा है उसके लिए असेट हो सकता है। हम एसी खरीदते हैं तो हमारे लिए असेट हुई, क्रोमा वाले के लिए थोड़ी असेट हुई, वो तो रोज बेचता है, उसका तो बिजनेस उसी चीज का है। ठीक है, तो वो ध्यान रखने का। कोई भी बिल्डिंग नाम सुनो तो बिल्डिंग हमेशा कैपिटल हो जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग बेचने का जिसका बिजनेस है तो उसके लिए तो रेवेन्यू हुआ ना। पंखे बेचने का बिजनेस है तो वो रेवेन्यू हो जाएगा उसके लिए। चलिए, ओनली पॉट इनकम एंड एक्सपेंस आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। तो टाइम पास है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन राइट समरी ऑफ all cash transaction in receipt and payment account. Both capitalize receipt and capital expenditure. क्या का नाम आता? बोलो। हर कैपिटलाइज रिसिप्ट हो या कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर हो, वो कहाँ जाएगा? अच्छा, रेवेन्यू हो तो इनकम एंड, दोनों हो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर टू फाइंड आउट इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। रिजल्ट लिखा होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पोजीशन लिखा है तो बैलेंस शीट। Fund which provide permanent source of income for a non-trading consider organization is called. बोलो, कल ही समझाया था ये मैंने। कौन सा ऐसा फंड है जिसमें हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं और बार बार उसके ऊपर इनकम कमाते हैं, तो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है कि ये हर बार हमें कमा के देगा। एंडोमेंट फंड। चलो, फॉर अ पब्लिक हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ मेडिसिन। हॉस्पिटल के लिए तो बार बार खरीदेंगे, कंजम्पशन फाइंड आउट करते हैं हम इसमें। Which of the following items will not appear in the balance sheet of a club? Not appear in the balance sheet. देखो, एडवांस मिला वो भी बैलेंस शीट में जाता है, स्पेशल डोनेशन रिसीव्ड वो भी लाइबिलिटी में जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो भी बैलेंस शीट में जाता है, एंट्रेंस फीस ये रेवेन्यू में जाता है अगर कुछ नहीं दिया है तो। The main purpose of incurring which expenditure is to earn an income or to increase the earning capacity of the business. ऐसा कौन सा खर्चा है जिससे मैं कमाऊंगा और जिससे मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी चलेगी और बढ़ेगी? कैपिटल मतलब असेट की बात कर रहे हैं। असेट वो खर्चा है जिससे मैं इनकम अर्न करता हूं, मशीन लेके आऊंगा, उस पर प्रोडक्शन करूंगा। चलो, 204 which is shown in the receipt and payment account of a non-profit organization. Received, all of the above. एंट्रेंस फीस 50,000, 25% कैपिटलाइज करनी है। बताइए इनकम एक्सपेंडिचर में कितना? 25% कैपिटलाइज तो 75% रेवेन्यू, 37,500। आउटस्टैंडिंग 2500, 18-19 का। 17-18 was 5,000. Out of that 3,000 were received during the current year. Outstanding income and expenditure for 18 and 19 कितना? मतलब 5,500। 2500 तो है ही बाकी। पुराने साल में क्या हुआ? 5,000 लेने थे लोगों से, मिले कितने खाली? तो 2,000 हुआ। तो आपने प्रीवियस ईयर में बैलेंस शीट बनाई होगी तो आपने वहां पे यहाँ पे 5,000 दिखाए होंगे। फिर आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हो तो इस 5 में से 3 मिल गए, अभी भी कितने बाकी? तो 2 पुराने वाले बाकी, अभी कितने बाकी? 25। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया मेरा? सॉरी, 4,500 कैसे? 4,500 ही हो ना, 2 आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे 4,500 कर दो। करंट ईयर के 2,500 बाकी, पुराने सालों के 2,000 बाकी। उसमें तो शायद ऑप्शन भी नहीं होगा बुक वाले में।
उसमें 500 कुछ लिखा होगा शायद। हाँ 500 1000 हाँ नहीं, वहां पे चेंज कर दो। पिछले साल का भी कोई पेंडिंग अमाउंट होती है तो वो करंट ईयर में वापस लाइबिलिटी में ही जाता है। वो मिला ही नहीं ना अभी तक, मिला ही नहीं तो वो कहाँ बैठा रहेगा। उसको जीरो कैसे कर सकता हूं मैं? जीरो करने के लिए अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी उसको, राइट ऑफ करने की। और ऐसे थोड़ी होता है कि एक बार आउटस्टैंडिंग का पैसा ना मिले तो अगले साल उसको जीरो कर दो। जीरो करने का मतलब आप तो भूल गए, पैसा नहीं लेना आपको। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं करता है। चलो, फर्नीचर बुक वैल्यू 5000, सोल्ड फॉर 4500। न्यू फर्नीचर 10,000 का खरीदा। बताइए कौन सी अमाउंट आप इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करोगे? तो सीधा सवाल है यार। लॉस ही तो करेंगे। लॉस कितना हुआ बेचने पे? 5,000 की वस्तु। परचेज और सेल तो हम लिखते ही नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर में, और प्रॉफिट यहाँ पे हुआ नहीं है। चलो 208। मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक दिया है, मेडिसिन परचेज दी है, मेडिसिन सोल्ड दी है, और क्लोजिंग दिया है, और पूछा किया है यूज मतलब कंजम्पशन। तो सोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। कंजम्पशन का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। बोलो 7,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऑल ऑफ दी अबव। सब कुछ आता है, सारी वैरायटी की रिसिप्ट, सारी वैरायटी के पेमेंट, कोई भी साल का हो भले, सब कुछ उसमें आ जाता है। द अकाउंट विच शोज क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक, नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। डोनेशन एक मिनट एक मिनट। हाँ बोलो, अबे बोलो। बोलो कौन सा रेवेन्यू नहीं है? ये रेवेन्यू, 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 डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। अब पूछा नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। बोलो हमें कौन सी कैपिटल रिसिप्ट? एंडोमेंट फंड। नॉट ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट। नॉट ट्रू। हाँ बोलो। इट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, ये गलत है, मतलब नॉट ट्रू वाला ऑप्शन यही है। कैश बुक का समरी भी है, सब कुछ है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? सही बात कौन सी है? क्या ये अक्रूवल पे होता है? नहीं, इसमें तो अक्रूवल होता ही नहीं है। क्या सिर्फ रेवेन्यू है? नहीं। डेप्रिसिएशन लिखते ही नहीं है। ये करंट, प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग कोई भी टाइम पीरियड का हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट? नाम से ही पता चल जाना चाहिए, एंडोमेंट तो हमेशा कैपिटल ही होता है। फिर पूछा नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये तीनों के तीनों कैपिटल है। जयपुर क्लब के पास 6 लाख रुपए का प्राइस फंड है और खर्चा हुआ 5,20,000 का। एक्सपेंस कहां लिखेंगे? डिडक्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड। मैत्री क्लब के पास 8 लाख का फंड है, 870 उनके पास एक्सपेंस हुआ है, बैलेंस ऑफ प्राइस फंड 0। चलो वापस, प्राइस फंड 4 लाख का है, खर्चा 430 को हुआ, अगेन इसमें भी आंसर क्या? 0। प्राइस फंड 9-10 का, खर्चा भी कितना? 9-10 का, तो भी क्या हो जाएगा? वो 0। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इन एनपीओ वेयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड? रिसिप्ट एंड पेमेंट। सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। सोर्स ऑफ इनकम में तो तीनों ही आएंगे ना, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, डी भी मिलता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इट सर्विस इन द फील्ड ऑफ। डी तो होता नहीं है भाई, एजुकेशन हेल्थ केयर के अलावा और भी कुछ हो सकता है, बट हमारे पास तो दो ही ऑप्शन है, तो सी इज द राइट आंसर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीव्ड आएगा, रिसीव्ड आएगा, आउटस्टैंडिंग नहीं आता। आउटस्टैंडिंग 160, रिसीव्ड 4200, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग 240। और पूछा क्या है? विच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड? बोलो।
4200 के 4200 माइनस 160 करंट ईयर पूछा हो तो फिर ये जो रिसीव्ड हुआ है इसमें से पुराने साल वाला माइनस कर देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, सो आंसर इज 4200। हमको तो रिसीव्ड जो हुआ है वही लिखना रहेगा। देखो अभी 3 साल का डेटा दिया है और नीचे लिखा है 31 मार्च 15 को आउट 2000 का आउटस्टैंडिंग था और 31 मार्च 16 को 2500। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ। और पूछा इनकम एक्सपेंडिचर में कितना बताओगे। तो इसमें से कौन सा लूं मैं, तीनों लूं कि कोई भी एक ही लेना है। ये रिसीव्ड की इंफॉर्मेशन है, बोलो कौन सा लेना चाहिए। हमारा करंट ईयर 15-16 है बाय द वे। याद करो ऐसे सवाल किए थे जिसमें से 3-3 साल का डेटा दिया होता है। कल ही बताया था रिसीव्ड हमारा कौन सा होता है हमेशा, टोटल। इन तीनों को प्लस कर दो, कितना हुआ टोटल, और उसमें फिर प्रीवियस ईयर वाला माइनस करंट ईयर वाला प्लस। कितना आया 28,000। तो तेरे तो पता नहीं कहाँ से ज्यादा होते भाई, वो चेक करो ना क्या आ रहा है। नहीं आ रहा तो गलत है कुछ। हाँ 28 पक्का। एक बार डेटा ध्यान से देख लेना। 282 वाला ही गलत। हम्म, हाँ सर। हमारा घर से तो 282 का था। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना अपना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 25। 31 मार्च 2016। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ 2000। तो ऑप्शन गलत है। सर 2015-16 पे जो अमाउंट है वही नहीं लेंगे। देखो मैंने अभी समझाया था, ये देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना है तुम्हारा, ठीक है। ये सॉरी 1200 आउटस्टैंडिंग, ये रिसीव्ड हुआ ना, और आउटस्टैंडिंग था कितना आपका पुराने साल में 2000 बाकी और मिला कितना खाली। तो अभी भी पुराने साल का कितना बाकी हुआ, अभी बताया था प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये मेरा, और करंट ईयर में कितना बाकी है 2500। और पूछा क्या इन्होंने अपने को कि भाई हम इनकम एक्सपेंडिचर में कितना बताएंगे, तो रिसीव तो यही लिखेंगे 28,200 माइनस 2000 और प्लस नहीं यही होगा। वो तो 800 जो है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 28,700 ही आएगा। तो ये लोगों शू करियो, मतलब मैंने क्या किया इसमें। इन्होंने 800 कम काहे कर दिए। वो पुराने वाली। अरे वो तो बाकी है, ऊपर से ऐड होंगे, कम नहीं होंगे। चलो इसको गोली मारो, 800 28,700 इस बार बराबर है। इस बार बराबर है। तो फिर वो भी तू ट्रायल एंड एरर ही करता है ऐसा लगता है। तू पता नहीं कौन से 0 0 प्लस करके कोई से कुछ अमाउंट ले आएगा, 7 - 5 2 लेके आ जाता है। चलो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट इज ₹400 डेफिसिट। आफ्टर एडजस्टमेंट बताइए कितनी अमाउंट होगी। बोलो, सवाल समझ में आया पहले तो। ये लॉस चल रहा है आपका, और इसमें ये सब प्लस माइनस करने के बाद आपको नया प्रॉफिट ढूंढना है। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, हमारी इनकम होती है, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सपेंस होता है, और प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस में से माइनस करते हैं मतलब वो क्रेडिट साइड वाला हुआ ना। बोलो कितना आया, प्लस में कि माइनस में। तो सी इज द आंसर। भाई समझ में आया ये। आपको पहले देख लेने का क्या दिया है, प्लस वाला दिया है कि माइनस वाला। माइनस वाला दिया है तो ऐसे लिख लेने का, फिर इनकम सारी आपको प्लस कर देनी है, एक्सपेंस सारे आपको माइनस कर देने हैं। प्लस में आवे तो सरप्लस ने, माइनस में आवे तो डेफिसिट।
एनी एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी, ये भी अभी आया था। कैपिटल फंड, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। टूर्नामेंट का फंड 20,000 का है, खर्चा 6 का हुआ, रिसिप्ट 9 की हुई, तो 29 का फंड हुआ, 6,000 का खर्चा माइनस कर दो, 30,000। 23,000 का फंड लाइबिलिटी साइड पड़ा रहेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रीपेड 2,000, क्लोजिंग 2,800, पेड कितना किया हमने 7,200। सिंपल है ना, पिछले साल वाला प्लस करंट ईयर वाला माइनस। कितना आया? क्लियर? अब याद रखो, देखो सब्सक्रिप्शन में वेराइटियां क्या हुई प्रैक्टिकल की। एक सब्सक्रिप्शन का इनकम एक्सपेंडिचर पूछा जाता है, और क्या पूछ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछा जा सकता है, सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर पूछा जा सकता है। ये तीनों वेराइटी हमने देखी। फिर और किस वेराइटी के क्वेश्चन थे? एक हमारे प्राइस फंड वाले, कि प्राइस फंड का बैलेंस कितना। फिर फर्नीचर का लॉस या असेट का लॉस। फिर मेडिसिन हो गई या फिर हमारा स्टेशनरी हो गया, उसका कंजम्पशन, जिसमें हमने देखा था क्रेडिटर एंड स्टॉक रहता है, जिसमें हम क्रेडिटर का अकाउंट करके हम फाइंड आउट करते हैं। और कौन सी वैरायटी के प्रैक्टिकल देखे? सरप्लस एंड डेफिसिट वाले हो सकते हैं। और वो तो आ गया ना, मेडिकल वाला था वो, कंजम्पशन वाला। खर्चों वाले हो सकते हैं, खर्चों में आउटस्टैंडिंग वाला और प्रीपेड वाला। रेंट और सैलरी वाले पॉइंट्स पूछे गए थे वो। बस इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा वो, सब कवर हो गए। क्लियर? फर्नीचर भी आ गया, प्राइस फंड आ गया, मेडिसिन, स्टेशनरी, कंजम्पशन, सरप्लस, डेफिसिट वाले, वो आ गया। प्राइस फंड डाला ना मैंने, स्पेसिफिक फंड वाला। प्रैक्टिकल की बात करो, थियरी में तो कुछ भी हो सकता है। तो वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली अवर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया मैंने उसमें। सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि इतनी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, जो इंस्टीट्यूट जो हमारा है वो पूछ सकता है। वन मोर थिंग, आपकी ग्रेजुएशन की भी एग्जाम्स आने वाली है, सो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करनी रहेगी। मोस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो आपके फाउंडेशन के साथ कवर हो जाते हैं, बट कई सारे थ्योरेटिकल ऐसे सब्जेक्ट होंगे आपके जो कवर नहीं होते हैं। तो मैंने आपको गूगल फॉर्म की एक लिंक भेजने वाला हूँ, तो उसमें आप सारी डिटेल्स एक बार फिलअप कर दीजिएगा। तो आपको कंप्लीट जो ग्रेजुएशन रिलेटेड भी आपके इश्यूज है उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, क्योंकि ग्रेजुएशन में इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, जितने आईएमपी क्वेश्चंस मैं दूंगा उतने ही आपको करने हैं, उसके बाहर का मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं आता है। ठीक है, उसके रिलेटेड मटेरियल एंड बुक्स बाय करने की भी जरूरत नहीं है, वो भी मैं मेरे वीडियो में लिंक डालूंगा। उसमें पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपके ग्रेजुएशन के रहेंगे वो भी अवेलेबल होंगे। वो वीडियोस जो है वो अपने एग्जाम के एक दिन पहले ही आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो दिसंबर में जब आपकी ग्रुप सेमेस्टर 1 की एग्जाम आएगी, बीकॉम की या बीबीए की, उस टाइम पे ये सारे वीडियोस मैं आपको दूंगा। सो जो गूगल फॉर्म की मैंने आपको लिंक भेजी हुई है उसमें आप सारी डिटेल्स फिलअप कर देना। और कोई मेजर पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर है या ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, तो वो भी आप वहां पे स्पेसिफाई कीजिएगा, ताकि मैं आपको उसके ऊपर एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ओके, चलिए, थैंक यू।